हो सकता है आपने कई सारे किसानों को फल और सब्जी को फेंकते हुए टीवी में देखा होगा, लेकिन हमने फेंका है फल और सब्जी को। ये इनजस्टिस जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा मेरे इतने फैंसी डिग्री का कि मैं यूरोप में पढ़ा, मैं यहाँ पढ़ा, मैं नालंदा में पढ़ा, मैं इंजीनियर बना। इसका कोई मतलब नहीं है अगर मैं अपने कम्युनिटी को नहीं उठा पाया। कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जब मेरे सब्जी कोठी के कारण मुझे ये फ़ोन करके लोग कहते हैं कि भैया आपके कारण 200 रुपये ज़्यादा कमाया, तो उस दिन मुझे नींद अच्छी आती है। शार्क टैंक ने ठुकराया लेकिन इस युवा का हौसला नहीं डगमगाया। सिर्फ 27 साल के हैं निकी कुमार झा, जो आज सब्जी कोठी के फाउंडर हैं। इन्होंने बीटेक किया, मास्टर डिग्री ली, नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहे हैं, यूरोप में भी पढ़ाई की। लेकिन जब इन्होंने अपने गांव में किसानों को अपने फल सब्जी को फेंकते देखा तो सब काम छोड़ के सब्जी कोठी आइडिया के साथ काम करना शुरू किया। आज सब्जी कोठी पूरे देश में जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए एक बड़ी मदद के रूप में सामने आया है। ये बेहद क्रिएटिव और बहुत क्रांतिकारी आइडिया है जिसकी वजह से छोटे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आखिर सब्जी कोठी कैसे काम करता है, क्या इसकी कीमत है और कैसे इससे किसान फ़ायदा ले सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे निकी कुमार झा से। तो निकी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपके पास पढ़ाई आपने इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद आपने मास्टर डिग्री ली, आप यूरोप गए, वापस इंडिया आ गए, अब आप पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी कानपुर से। इन सब के बीच किसान और उनके लिए कुछ करने का आइडिया कहाँ से आया? नमस्कार, मैं निकी कुमार झा हूँ। मैं भागलपुर बिहार के एक बहुत ही छोटे से गांव से आता हूँ। मेरा गांव बिल्कुल गंगा तट के किनारे मेरा गांव है। बहुत बेहतरीन निर्मल कलकल गंगा बहती है और गंगा किनारे होने के बहुत फ़ायदे हैं। उसमें एक सबसे प्रमुख फ़ायदा ये है कि आप ऐसे सीड्स को लो और गंगा किनारे फेंक दो तो वो ऐसे ही उपज जाती है। बहुत ही हाई फर्टिलिटी का एलुवियल सॉइल हमारे गंगा किनारे पाया जाता है। तो उसका एक फ़ायदा ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फल और सब्ज़ी उगाते हैं, लेकिन एक बहुत ही दुखद बात ये भी है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा उपजाना इस बात का बिल्कुल भी सूचक नहीं है कि इस बार उस छोटे किसान, सीमांत किसान के आय में वृद्धि हो जाएगा। बिल्कुल भी सूचक नहीं। लेकिन ज़्यादा उपजाना इस बात का सूचक ज़रूर है कि इस बार ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में आपका फल और सब्ज़ी बर्बाद होने वाला है। क्योंकि ग्लोबल फिगर कहता है कि 30 to 45%, 30 से लेकर के 45% तक फल और सब्जी जो आप उपजाते हैं वह बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। हो सकता है आपने कई सारे किसानों को फल और सब्जी को फेंकते हुए टीवी में देखा होगा, लेकिन हमने फेंका है फल और सब्जी को। और हम सिर्फ इसलिए फेंक देते हैं फल और सब्जी को क्योंकि हमें इतना भी पैसा नहीं मिल पाता है कि हम अपने फल और सब्जी को तोड़ करके नियरेस्ट मंडी तक ले जा पाएँ। उसको वहाँ तक ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो परिवहन का जो शुल्क होगा, वो कहीं ज़्यादा होता है हमारे आम के प्राइस से या हमारे किसी भी फल और सब्जी के प्राइस से। तो मैंने जब इस समस्या को देखा कि इस लेवल पे फल और सब्जी की बर्बादी है, और ये सिर्फ लोगों की नहीं, ये मेरी भी थी समस्या, मेरे घर की समस्या थी, मेरे परिवार की समस्या थी। तो जब मैंने इस लेवल पे देखा कि ये इतना बड़ा मैसिव लेवल पे बर्बादी हो रहा है, फिर मैंने सोचा कि इसका क्या कोई सोल्यूशन नहीं है क्या। तो मैंने लिस्ट आउट करने शुरू किए तो मुझे कम से कम 15-20 सोल्यूशन दिख गए। जैसे कि कोल्ड स्टोरेज है, जैसे केमिकल रैपिंग है, वैक्स कोटिंग है, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स से हम मूव करवा सकते हैं, इस मंडी में नहीं बिक पाया दूसरे मंडी तक मूव करवा सकते हैं। कई सारे मुझे ऐसे सॉल्यूशंस दिखे, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर्स दिखा, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस दिखे। लेकिन हर सॉल्यूशन में क्या था ना कि कहीं ना कहीं था कि या तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब एक छोटा किसान, एक सीमांत किसान एक कोल्ड स्टोरेज को अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर हमने किसी भी तरीके से सब्सिडी के माध्यम से या कोई भी और तरीके से CSR के माध्यम से हमने अगर उनको कोल्ड स्टोरेज दे भी दिया, तो क्या गाँव में 24x7 बिजली हैं जो उस कोल्ड स्टोरेज को चला पाए? तो ये भी कहीं ना कहीं चैलेंज था। क्या हम उस कोल्ड स्टोरेज के इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव तो पगडंडियों से होकर जाता है, उस पगडंडियों से होकर के वहाँ तक पहुँचा सकते हैं? ये अलग चैलेंज था। तो
मैंने जो अपनी पढ़ाई लिखाई की उसमें से सोचा कि मैं कुछ अप्लाई करता हूँ, अपने सबसे पहले अपने गांव के लिए अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं कुछ सॉल्व कर सकता हूँ क्या नहीं इसके लिए। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा अप्रोच जिसका नाम है डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच। कुछ भी आपको अगर नया करना है तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है, डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम के साथ एम्पैथाइज़ करते हैं। तो मैंने प्रॉब्लम के साथ एम्पैथाइज़ करना शुरू किया। मैंने 5 दिन तक सब्जियां बेची। अच्छा। हाँ, मैंने छोटे किसान के तरह कि मतलब उसको सुबह तोड़ करके उठा करके ला करके 5 दिन तक सब्जियां बेची और ये देखने का प्रयास किया कि सच में कितना प्रॉब्लम है और किस किस लेवल का प्रॉब्लम है। मैंने हजारों किसानों के साथ बातचीत की कि आखिरकार इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। उनके कई अलग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थे। वो प्रॉब्लम क्या था कि उनको अगर हम एक अस्थाई स्टोरेज दे देंगे तो सब्जियां तो वो लेकर के बैठते हैं भरी दोपहरी में मंडी में, खुले में, राइट। तो वो एक समस्या थी। वहाँ पे उनको और भी कोई साधन नहीं मिल पाएगा। तो इस पूरे चीज़ों को सॉल्व करना था। तो मुझे कई सारे कहते हैं ना कि समस्याओं के ऊपर समस्याएं मिलती चली गई। नहीं, मुझे एक बड़ा अच्छा पंक्ति कि किसी ने लिखा था कि एक चेहरे में कई चेहरे हैं, कई जब भी देखो बार बार देखो। तो मैं इसको कहता हूँ कि एक समस्याओं में कई समस्याएं हैं, जब भी कुछ सॉल्व करने जाओ तो बार बार करो। सबसे ज़्यादा इस देश में कोई मेहनत करता है तो वो किसान है। सुबह 4 बजे उठ करके वो अपने खेतों में जा कर के फल सब्जी को पानी डालता है, फिर तोड़ता है, लाता है, मंडी पहुंचाता है। और अगर वो फल और सब्जी वेस्ट हो रहा है तो फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वो जो वेस्ट हो रहा है तो वो 1000 घंटे जो उस किसान ने लगाए उसको उपजाने में, वह भी वेस्ट हो गया। और अगर ये सभी चीज़ आपको सेंसिटाइज़ नहीं कर रही कि लेट इट बी, कि हो सकता है यह एक छोटा समस्या है किसी बिहार के किसी एक गांव का, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप गलत हैं। यहाँ पे मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो इसका ये आशय है कि आप गलत हैं, क्योंकि जब वो फल और सब्जी पकेगा और पकने के बाद सड़ेगा तो वो एक गैस इमिट करेगा जिसका नाम है इथाइलिन, जिसका नाम है मीथेन गैस। और वो मीथेन गैस क्या होता है, उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसी 25 टाइम्स ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। और ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल फिनोमेना है, इससे आप, मैं, हम सब उतने ही अफेक्टेड होंगे। जब शार्क टैंक में आप पहुंचे थे, आपने अपनी कंपनी का सब्जी कोठी के लिए वैल्यूएशन 24 करोड़ मांगा, जो कि उनको शायद इतना ऑफ़र पसंद नहीं आया। तो जब शार्क टैंक वाला एपिसोड हो गया तो उसके बाद क्या दिल में आया? क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो ऐसी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छे लाइफस्टाइल को छोड़ करके मैंने अपने चॉइस से गांव आना चाहा। मैं, ये मेरी चॉइस है कि मैं भारत में रह करके अपने गांव के लिए काम करूं। तो मुझे इसमें कोई ज़रा सा भी अफसोस का बात नहीं होता है कि मेरे को वैल्यूएशन क्या। और आज भी हम अपनी सप्तकृषि का, मैं अपने सप्तकृषि के साथ ग्रो ओल्ड होना चाहता हूँ। लोगों का विज़न होता है कि मैं जल्दी से जल्दी स्टार्टअप बनाया हूँ, स्टार्टअप बेच करके निकल जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन से बहुत प्यार है और मैं इसके साथ ग्रो ओल्ड होना चाहता हूँ। तो हमारे लिए अभी भी वैल्यूएशन का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। हर एक स्टार्टअप की तरह मैं भी एक यूनिकॉर्न बनना चाहता हूँ, लेकिन हमारा अपना मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स क्या है? मैं अपने आप को उस दिन यूनिकॉर्न कहूँगा जिस दिन मैं $1 बिलियन का वैल्यूएशन नहीं, 1 बिलियन लोगों के दिल पे राज करूँगा। तो हमारा विज़न अलग है। तो उसमें, इस विज़न में जो साथ आएंगे, कहते हैं ना कि राह में कठिनाइयाँ तो होंगी, जो अगर साथ चल सको तो चलो। तो अगर आप साथ आकर के चल सकते हैं तो चलिए, वरना मैं अकेले भी, क्योंकि मुझे अपने गांव से प्यार है, मैं वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, मुझे अपने राज्य से प्यार है और मुझे अपने देश से प्यार है। मैं यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ। मुझे और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जब मेरे सब्जी कोठी के कारण मुझे ये फ़ोन करके लोग कहते हैं कि भैया आपके कारण 200 रुपये ज़्यादा कमाया, तो उस दिन मुझे नींद अच्छी आती है। आपने खुद कभी खेतीबाड़ी की है? कुछ खेतीबाड़ी करना चाहेंगे? मैं हमारा फार्मर फैमिली रहा है। अच्छा। और हमेशा से खेत हमारे पास रहा है।
बागान भी रहे हैं, जैसे आम का बगीचा है हमारा, और मैं बहुत ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व भी रहता हूँ। और सबसे पहला सब्जी कोठी मैंने खुद में ही लगाया, अपने आम को बचाया, फिर गांव के कई सारे लोगों के आम को बचाया, और आज तो ये है कि लगभग 3000 से 4000 सब्जी कोठी आउट हैं, और इतने लोगों का हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे लिए एक सब्जी कोठी को बेचना इस बात का मतलब नहीं है कि उससे मैं 15%, 20% या 25% इनकम कमा रहा हूँ। हमारे लिए एक सब्जी कोठी का बिकना इस बात का सूचक है कि हमने उस एक छोटे किसान का, सीमांत किसान का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपने नालंदा, आईआईटी, यूरोप हर जगह पढ़ाई का और एजुकेशन का एक्सपोजर लिया, आपको ओवरऑल किस इंस्टीट्यूट ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? एक होता है ना कि यहाँ से आपकी आंखें खुल गईं या चेंज हो गया पूरा सोचने का तरीका। मैं तो शून्य पे सवार था। अच्छा। मैं तो शून्य पे सवार था, तो ऐसा इसका कोई एक सर्टेन आंसर नहीं हो सकता है कि किसी एक ने बदल दिया, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक बदल सकता है। जब आपको, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरे इंजीनियरिंग, क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट को बनाते हैं तो आपको बहुत सारे एंगल से सोचना पड़ता है। आप जब एक प्रोडक्ट बना रहे होते हो तो आप इंजीनियर भी होते हैं, आप डिज़ाइनर भी होते हैं, आपको उसमें कई सारे सोशल आयाम देखने होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग की, तो मुझे मेरे बजाज ने इंजीनियरिंग का नॉलेज दिया। अगर मैं बात करूं कि उसमें सोशल एंगल ढूंढना, वो नालंदा से बेहतर मैं कहाँ पा सकता था। अगर मैं बात करूं कि उसमें जो डिज़ाइन का एस्पेक्ट है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा फ़िलॉसफी है, वो ये कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना है तो साइंस इज़ योर पाथ। अगर आपको कोई चीज़ को इन्वेंट करना है तो इंजीनियरिंग इज़ योर पार्ट। अगर आपको किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करना है तो डिज़ाइन इज़ योर पार्ट, और अगर आपको किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना है तो आर्ट इज़ योर पार्ट। तो इसका एक सर्टेन आंसर नहीं है। आईआईटी में मुझे जाकर के मैंने डिज़ाइन सेंस सीखे, एर्गोनॉमिक्स पे काम किया कि कोई भी प्रोडक्ट मैं अगर डिज़ाइन तो कर दूं, अगर वो हमारे एंड यूज़र उसको यूज़ ही ना कर पाए, उसमें कई सारे फीचर्स फंक्शनैलिटी हों, लेकिन एंड यूज़र को वो समझ में ही ना आए। हमारा, जैसे कि हम छोटे किसान, सीमांत किसान की बात करें तो उनके पास बहुत ही लिमिटेड टेक्निकल स्किल्स है, तो कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए ये आईआईटी में मिला। युवा जो एग्री टेक स्टार्टअप में आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज साथ में कि वो कैसे आपकी तरह सक्सेसफुल और एक सोशल इम्पैक्ट से भी जुड़ सकते हैं? सक्सेसफुल होने का बस एक ही मंत्र है, सबको साथ में लेके चलना, और कोई दूसरा मंत्र हो ही नहीं सकता है। हमारे फिलॉसफी में भी कहा गया है कि अगर हम जैसे कोई पूजा करते हैं, उसमें कहा कि तुम्हें वस्तु गोविंदम, हे गोविंद मैं पहले तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ, उसमें जो मिलता है वो मेरा है। तो अगर हमारे पास ये विज़न होगा कि मैं मतलब पूरे मैं इसको एक होलिस्टिक पिक्चर के रूप में बता रहा हूँ कि ये सब कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। तो अगर हमारे पास ये विज़न होगा तो हमें लो फील करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कई सारे लोग आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने लो फील नहीं किया, बहुत बार किया, लेकिन चूँकि मेरा विज़न क्लियर है, मुझे बिना 1 बिलियन लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट किए नींद नहीं आना है। तो मेरा विज़न क्लियर है, तो इस विज़न क्लियर होने के कारण कई सारे लोग मेरे से जुड़ते चले गए। और आज मैं एक बहुत अच्छा, ये भी अपने सेंट्रल नेतृत्व को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके बिना ये संभव भी नहीं हो पाता कि गांव के पगडंडियों से चल कर के एक लड़का अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो कई सारे वैश्विक मंच पर। तो कहीं ना कहीं एक सेंट्रल नेतृत्व का भी इसमें कमाल है कि स्टार्टअप इंडिया जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम लेकर के आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्टार्टअप इंडिया, जिसके कारण कि ये संभव हो पाया कि कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स खुले हैं पूरे देश में। पूरे देश में एक्सेलरेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, आईआईटीज़ में खुले हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर में गया, फिर वहाँ से आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेशन सेंटर में आया, वहाँ पे मैंने सपोर्ट लिया, और इस तरह से करते करते आज सब्जी कोठी एक क्रांति बन चुका है, एग्रीकल्चर क्रांति बन चुका है। हज़ारों यूनिट्स हम डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन सहयोग सबका है। निक्की कॉलेज के टाइम पे आप पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मिले, फिर आपने बताया जम्मू में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले, उन्होंने देखा पूरा सब्जी कोठी का सेटअप, तो क्या बोले, क्या था वो रिस्पॉन्स उनका? उन्होंने देखा ही नहीं, मुझे सबसे अच्छा तो वो लगा जब उनके ट्वीट में सब्जी कोठी की झलक दिखी।
उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कि सब्जी कोठी एक बहुत प्रोमिनेंट फुटेज के रूप में सामने आया। तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की सब्जी कोठी की कि ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको गांव-गांव तक लेके जाओ, इसको छोटे किसान तक लेकर के जाओ। तो कहीं ना कहीं वो विज़न जो उनका छोटे गांव से किसान से जुड़ने का था वो भी सामने आया और हमारे साथ वो विज़न हमारे साथ मैच किया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अगर माननीय प्रधानमंत्री इस तरह से बात कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं आगे चल कर के कदम में बढ़ाया जा सकता है। ओके, विज़न से ये पूछना चाहूँगी, अगले 5 साल में सब्जी कोठी को कहाँ ले जाना चाहेंगे? सब्जी कोठी तो एक सॉल्यूशन है। अगले 5 साल में मेरा एक ही विज़न है कि मैं 1 बिलियन लोगों के दिल पे राज करूं। मुझे दिख रहा है अगर मेरा किसान सुदृढ़ हो जाएगा, क्योंकि भारत का आज भी सैटेलाइट इंडस्ट्री कहने का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर है। तो अगर हम इस अपने सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करेंगे तो हमारा जीडीपी हमारा जो अभी बहुत नियरेस्ट सपना है $5 ट्रिलियन जीडीपी होने का, उसमें एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। और इसमें अगर मैं अपने किसी भी एफर्ट के कारण इसमें कुछ योगदान दे पाया अगले 5 साल में तो मैं बहुत धन्य मानूंगा अपने आप को। कौन से राइटर आपके फेवरेट हैं? कौन सी कविता, कौन सी कहानी आपकी फेवरेट? अगर मैं एक राइटर की बात करूं तो ऑब्वियसली दिनकर, जो मेरे ही गांव तो मैं नहीं कहूँगा बट मेरे ही प्रदेश से आते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। और उनकी एक कविता या कविता से 2 लाइन हो जाएं? बहुत मुश्किलें आएंगी, हर कदम पे मुश्किल आएंगी, लेकिन वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे सूल ना हो। सूल मतलब कांटा होता है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे सूल ना हो। वो नाविक धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। वाह, तो इसी कविता की इन 2 पंक्तियों के सहारे आप सब्जी कोठी को एक नए मुकाम पे ले जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगेन मैं विश करती हूँ कि सब्जी कोठी एक सक्सेसफुल मॉडल बने हमारे सीमांत किसानों के लिए। और उनकी जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि फल सब्जी स्टोर करने की उनको सुविधा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाती हैं, उस समस्या का समाधान हो और आपके दिल की भी मुराद पूरी हो कि 1 बिलियन किसान इस सब्जी कोठी क्रिएटिव आइडिया का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।